हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्मॉल जी क्या होता है? तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाया जाता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसका अर्थ पे वैल्यू कितना निकला था, हमने फाइंड करा था लास्ट वीडियो में, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को कभी कभी 10 10 भी यूज करते हैं। 9.8 की जगह हम लोग लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन को आसान करता है। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर हम कई बार 10 भी यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में सजेस्ट किया होगा तो। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो आपको याद है हमने फर्स्ट चैप्टर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। तो पहला 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था हमने। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बताओ? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा क्या था बताओ? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा क्या था बताओ? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। तो अब एक चीज बताओ, आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज कॉमन आप देख सकते हैं। कॉमन क्या है? एक्सेलरेशन। हर जगह एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब देखो तीनों में एक्सेलरेशन का वैल्यू है। अब एक चीज बताओ, ग्रेविटी में एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता है स्मॉल जी, है ना? स्मॉल जी हो जाता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। और ये कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर कोई चीज ग्रेविटी के अलोंग मोशन हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है, तो हम वहां पर ये इक्वेशन को ए की जगह जी पुट कर सकते हैं। तो पहला देखो मैंने क्या किया, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह बस जी रख दिया। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा है टी इंटू टी। ओके, और यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एस। ठीक है, देखो वी स्क्वायर को लिखा है वी इंटू वी और यू स्क्वायर को लिखा है यू इंटू यू। ठीक है, सो आप समझ गए कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लिखना है। बस आपको क्या करना है, जो वहां पर एक्सेलरेशन था उसको कैपिटल जी से, सॉरी स्मॉल जी से रिप्लेस कर देना। ओके, नाउ आप एक चीज नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upwards and rises to a height of 10 meter. ठीक है, on object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर फेंका गया। ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने नहीं पता कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसको ऊपर फेंका गया, हाइट 10 मीटर तक गया, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक गया? 10 मीटर तक गया ऊपर। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। कितनी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया था, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ये हमको बताना है। और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बोलो? जब ये बॉल 10 मीटर तक पहुंच जाएगा उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा 0, तब तो ये नीचे गिरना शुरू होगा, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में गिवन है 0 और डिस्टेंस गिवन है 10। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ओके, ये हम इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने ये बताना भूल गया था मैं। देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, उसको फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या चाहता है? ग्रेविटी तो चाहता है कि वो नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। जब ऑब्जेक्ट का मोशन ग्रेविटी के अपोजिट हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग नेगेटिव लेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आपने नीचे फेंक दिया कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वो जो ग्रेविटी भी क्या चाह रहा है कि वो नीचे आ जाए। ठीक है, ग्रेविटी भी यही चाह रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में भी आप देखो यहाँ पर एक बॉल को 10 मीटर के हाइट तक फेंका गया, यानी इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमने कौन सा इक्वेशन यूज करना था? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ओके, तो अब देखो u का वैल्यू हमको फाइंड करना है, v का वैल्यू हमको पता है 0 का स्क्वायर, है ना? v तो 0 था,
यहाँ पर देखो ये जो जी है, जी यहाँ पर माइनस जी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ लिख दिया हमने -2, और ये जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8, तो ये लिख दिया हमने 9.8 इंटू एस कितना है बताओ? ये है 10। तो यहाँ से आप u का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ओके, सो u का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लगा होगा उसको 10 मीटर जाने में, यही पूछा गया आपसे। तो आप देखो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप v तो पता है 0, u हमने पता कर लिया पहले वाले इक्वेशन से, तो u का जो भी वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। आपको पता चल गया पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। और g को आप देखो, g को क्या लिख सकते हैं आप? माइनस में लिखना होगा g को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉल ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो -9.8 ओके इंटू टी, और ये u हमने पता है तो यहाँ से हम t का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आपको पूरी तरह समझ आया होगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है? तो मास के बारे में आप जानते हैं, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर भरा हुआ है वो उसका मास होता है। मास को एक और टर्म में हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास जितना ज़्यादा किसी का इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा। तो ये हमने मास के बारे में बेसिकली पढ़ा था, आप पहले से भी इसको जानते थे। ओके, वेट क्या होता है? तो वेट इज एक्चुअली द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स, हम लोग को जो जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट। जैसे मान लो ये अर्थ और यहाँ पर एक लड़का ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो ये लड़का जो है ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और अर्थ भी चाहता है क्या कि ये लड़का नीचे ही रहे, ठीक है। तो ये एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग वेट के बारे में कह सकते हैं कि वेट इज अ डाउनवर्ड फोर्स। और अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। उस फोर्स से, जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेट। ओके, सो वेट देखो, फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मान लो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है तो वो किस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करेगा? स्मॉल जी से। तो ये हमारा फोर्स आ गया क्या? m इंटू जी, और यही फोर्स क्या है? डाउनवर्ड फोर्स ही तो वेट है, तो w इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m g। तो वेट का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? वेट का फॉर्मूला आ गया w इक्वल टू m इंटू जी। तो आप समझ गए मास क्या होता है और वेट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और जो हमने न्यूमेरिकल बनाया वो भी समझ आ गया होगा। सो आपको स्टूडेंट्स ये सब रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।